स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो अंतःकालीन लाभ के बारे में बताया गया है, जिसे कि मध्यवर्ती लाभ भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। ये जो विषय है ये LLB के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या होता है अंतःकालीन लाभ, जिसको कि मेंस प्रॉफिट भी कहते हैं या मध्यवर्ती लाभ के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, किसे कहते हैं, कहाँ इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसको विस्तार से और सरल भाषा में समझाने का मैं आज आपको प्रयास कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम चर्चा करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अंतःकालीन लाभ के विषय में। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यह लाभ वह लाभ है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जे के दौरान अर्जित किया जाता है, रॉन्गफुल पोजीशन से जिसको प्राप्ति किया जाता है, जिस पर वास्तविक कब्जाधारी का अधिकार होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 12 के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी गई है। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्ति कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अंतःकालीन लाभ की परिभाषा को समझने के लिए उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप बुक्स, बेयर एक्ट या फिर आपकी कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ और जो आपके सामने रखा हुआ भी होगा, क्योंकि स्लाइड है, स्लाइड एक के बाद दूसरी आ जाती है और कई बार सेकंड स्लाइड में पहले स्लाइड का कुछ समझाना होता है, तो स्लाइडें तो यहाँ चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आपके समक्ष बुक या बेयर एक्ट या कॉपियाँ या आपके खुद के नोट्स रखे होंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम जो डेफिनेशन हमने दी है उस डेफिनेशन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, संपत्ति के अंतःकालीन लाभ ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में यही हमको लाइन दी गई है कि संपत्ति के अंतःकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। तो इसका अर्थ होता है यहाँ संपत्ति का जो प्रयोग किया गया है ये शब्द केवल अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। और सेकंड इसकी जो डेफिनेशन का पार्ट है वो है जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को। यहाँ सदोष कब्जे का मतलब है जिस व्यक्ति की इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा है उसे संपत्ति रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और वो कब्जा विधि की नज़र में विधिक नहीं है। जैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को 1 साल की लीज पर दिया, 1 साल की समय अवधि खत्म होने के पश्चात भी लीज की ज़मीन पर कब्जा बनाकर रखता है तो और उसे खाली नहीं करता है तो वो कब्जा कहलाता है सदोष कब्जा। सदोष कब्जा मतलब ऐसा कब्जा जिसमें दोष हो, और दोष कब होगा, जब वो विधिक तरीके से कब्जा ना लिया गया हो तो वो कब्जे पे दोष होगा। तो यहाँ जो कब्जा है वह सदोष कब्जा है। क्यों? क्योंकि 1 साल की लीज पर उसको दिया था, लीज की अवधि समाप्त हो गई, परंतु उसके बाद भी उसने ज़मीन पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा।
अंतकालीन का वाद उस समय से किया जा सकता है जिस समय से सदोष कब्जा शुरू हुआ हो, केवल उतने समय के लिए किया जा सकता है जितने समय के लिए सदोष कब्जा रहता है। अब इस डेफिनेशन के तीसरे पार्ट को हम देखते हैं। उसमें वस्तुतः प्राप्त हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उसे प्राप्त कर सकता था। इसका अर्थ है संपत्ति से वस्तुतः प्राप्त हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उसे प्राप्त कर सकता था। इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला, फायदा संपत्ति से वस्तुतः प्राप्त हो। जैसे एक घर पर मेरा अवैध कब्जा है जिसको मैं 10,000 में किराए पर देती हूँ। एक घर है जिस पर मैंने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है और मैं उस घर को किसी व्यक्ति को रेंट पे दे देती हूँ और उसके बदले मुझे 10,000 रुपये किराए के रूप में मिल रहे हैं। तो उस संपत्ति में से 10,000 रुपये मैं कमा रही हूँ जो संपत्ति मेरी अपनी नहीं है। ये जो लाभ है ये उस संपत्ति का वस्तुतः लाभ है और वास्तविक मालिक वास्तविक और वस्तुतः लाभ दोनों के लिए वाद ला सकता है। और सेकंड सेंटेंस इसमें है कि जिन्हें वह मामूली तत्परता यानी सामान्य परिश्रम से प्राप्त कर सकता है। इसको भी हम समझते हैं। जैसा कि एक संपत्ति जिस पर मेरा अविधिमान्य कब्जा है और मैं उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं करती। एक संपत्ति है जिसके ऊपर मैंने कब्जा कर रखा है लेकिन ना तो मैं खुद उसका उपयोग कर रही हूँ और ना ही मैंने उसको रेंट पर दे रखी है, यानी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पर उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखती हूँ तो उस संपत्ति का मुख्य लाभ वह होगा जो सामान्य परिश्रम या सामान्य मेहनत से कमाया जा सकता था, जैसे संपत्ति को किराए से देकर या उस संपत्ति पर कुछ काम करके। ऐसी संपत्ति का मुख्य लाभ उस संपत्ति पर कुछ करके संपत्ति की उपयोगिता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर कोई संपत्ति है और संपत्ति पे कब्जा तो करा है लेकिन कोई लाभ उसका नहीं लिया जा रहा है, तो कोई अगर उसके ऊपर केस लगाएगा अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए तो वह साथ ही साथ उसकी जो प्रॉफिट है उसके लिए भी लगाएगा। और प्रॉफिट अब आप जिसने कब्जा करा वो तो यही कहेगा कि मुझे कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं क्योंकि मैंने ना तो उसको किराए से दिया है ना ही उसके ऊपर कुछ निर्माण करा है। लेकिन वो उसकी उपयोगिता के आधार पर वो लगा सकता है कि अगर ये कब्जा नहीं रखता तो मैं उसको रेंट पे दे देता या मैं उस संपत्ति का कुछ ऐसा उपयोग करता कि मुझे हर महीने या साल में इतना प्रॉफिट प्राप्त होता। तो ये निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी का मुख्य लाभ उससे होने वाली कमाई में निश्चित किया जाएगा। यानी जो उस प्रॉपर्टी से कमाई हो सकती थी उसको मुख्य लाभ के तौर पर माना जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण लाभ उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ये हमने डेफिनेशन को कुछ भागों में डिवाइड किया है और उसी को हम अब ये आगे का जो चौथा हमने डिवाइडेशन उसका क्या है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो वहाँ आपको ये क्लियर दिखाई देगा। किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण लाभ उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अभिवृद्धियों का मतलब है जिस प्रॉपर्टी पर मेरा सदोष कब्जा यानी कि रॉन्गफुल पोजेशन है उस संपत्ति पर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट करके कुछ इम्प्रूवमेंट किया और उस इम्प्रूवमेंट में से जो अर्निंग होगी वो प्रॉफिट में काउंट नहीं की जाएगी। जैसे मैंने जिस प्रॉपर्टी पर लीज पर लिया था, समय अवधि खत्म होने पर मैंने उस संपत्ति पर सदोष कब्जा रखा। अगर मैं उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके थोड़ी सी पूंजी और लगा के थोड़ी सी जगह पर एक ऑफिस बना देती हूँ और उस ऑफिस को मैं रेंट पे दे देती हूँ तो उस ऑफिस में से होने वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जो है वो मेन प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक घर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 1 साल के लिए मैंने 15,000 के रेंट पर उसको लिया है। 1 साल की टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद वह घर मैंने खाली नहीं किया तो प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है
वो प्रॉपर्टी के साथ साथ अंतःकालीन लाभ के लिए भी क्लेम कर सकता है। और इस मामले में मेन प्रॉफिट क्या होगा उसका? किराया प्लस ब्याज। जब व्यक्ति जो है, क्योंकि मैंने उससे रेंट पर लिया था, तो अब वो केस लगाएगा तो वो अपना मेन प्रॉफिट मुझसे मांगेगा। और मेन प्रॉफिट उसका क्या हुआ? जो इतने साल का बकाया किराया है और किराए के साथ साथ ब्याज भी। और उस प्रॉपर्टी पर अगर इन्वेस्ट करके कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेती हूँ, जैसे उस प्रॉपर्टी की थोड़ी जगह में दुकान बना ली और उसे रेंट पर दे दिया, जिससे होने वाला प्रॉफिट कितना है? 7,000। तो वो प्रॉफिट जो है वह अंतकालीन लाभ के क्लेम में शामिल नहीं किया जाएगा। अब अंतकालीन लाभ में कौन कौन से प्रॉफिट हैं जो इंक्लूड होते हैं? तो अंतकालीन लाभ जो है उसके अंदर सबसे जो मेन है वो है वास्तविक लाभ, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट। वास्तविक लाभ को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भाई हमारा कहना है कि अंतकालीन जो लाभ है उसमें केवल जो क्लेम लगाता है वो वास्तविक लाभ यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट ही ले सकता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट होता क्या है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने उस घर को या प्रॉपर्टी को जिस पर मेरा सदोष कब्जा है, एक घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है जिस पर मैंने कब्जा करके रखा है, उसको रेंट पर दिया। उस घर का दिया गया टैक्स वसूली का खर्च और ऐसे ही अन्य खर्च जो मेरे द्वारा दिए जाएंगे, यानी जिसके पास सदोष कब्जा है उसके द्वारा दिए जाएं, तो उन खर्चों को निकाल कर जो प्रॉफिट होगा वह एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। अब एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक मकान है या एक प्रॉपर्टी है, मेरा उसके ऊपर सदोष कब्जा है, लेकिन मैं उस मकान का जो है टैक्स भरती हूँ और अदर खर्चे जो भी उसके हों, अगर वो मैं खर्चे निकालती हूँ तो उन खर्चों को हटाने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो कहलाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। अब एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे खेतीबाड़ी करने के लिए कोई संपत्ति है, लीज पर ली है और उस संपत्ति पर सदोष कब्जा है और उस प्रॉपर्टी पर अभी भी खेतीबाड़ी हो रही है, तो उस प्रॉपर्टी पर खेत की बुआई, उसकी कटाई और किसी भी प्रकार का अगर लगान दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ये सारे जो खर्चे हैं वो प्रॉफिट में से निकाल लेंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। देखिए अगर मकान है तो मकान का टैक्स भर के, लाइट का बिल भरने के बाद पश्चात, उसकी मरम्मत करने के पश्चात जो पैसा बचेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। और अगर कोई संपत्ति है जैसे खेती बाड़ी है, उसको लीज पे लिया है और लीज की अवधि ख़त्म होने के बाद भी उसमें खेती बाड़ी जो है वो हो रही है, तो जो बीज बोने का खर्चा है, जो खाद का खर्चा है, फसल की कटाई का खर्चा है, बुआई के समय अगर ट्रैक्टर मंगाया है या जिस भी साधन से बुआई की गई है वो सब, उसके बाद दवा छिड़काव का खर्चा है, फिर जो टैक्स अगर उसका भरा है तो उसका टैक्स का जो खर्चा है, ये सारे खर्चे निकालने के बाद जो उस अनाज को या खेती बाड़ी में से जो भी जिसको हम कहने की बुआई या कटाई के बाद जो भी हमको अनाज है या फल है या सब्जी है जो भी मिले हैं, अगर वो बेचने पर ये सारे जो खर्चे हैं ये हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही एक्चुअल प्रॉफिट होगा और वही व्यक्ति वसूल कर सकता है। और दूसरा है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब हमने पूरे इस वीडियो में, इस टॉपिक में ये पढ़ा है कि उसको क्या क्या देना होगा। एक तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो, और प्लस ब्याज। तो ब्याज का निर्धारण कैसे किया जाएगा? अगर व्यक्ति अपनी संपत्ति पर खुद ही ब्याज का निर्धारण कर लेगा तो बढ़ा चढ़ाकर ब्याज लेगा, क्योंकि ब्याज कोई 10% लेता, कोई 20% लेता और कोई उससे भी अधिक लेता है। तो यहाँ ब्याज का निर्धारण जो है ये प्रॉपर्टी ओनर नहीं करेगा, बल्कि ये करेगा न्यायालय। न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि किसी भी मामले में जो मेन प्रॉफिट है उसके ऊपर कितना ब्याज लगाया जाए। ये ब्याज लगाने का जो अधिकार है ये केवल न्यायालय को प्राप्त है और न्यायालय ही इसको निर्धारित करेगा।
तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अंतःकालीन लाभ के विषय में पढ़ा है और मैं कोशिश करी है मैंने कि इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।